ऑफलाइन के बिना कुछ भी नहीं है। और थोड़ा आप सीबीएसई कंटेंट भी शुरू करेंगे, पेपर आ रहे हैं आप लोगों के, तो थोड़ा सीबीएसई वाला डेटा भी शुरू करेंगे जल्दी से जल्दी। हम लोग जैसे जो जो चैप्टर हम लोगों ने कर लिए है ना, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, स्टेट हो गया, पीरियोडिक हो गया, इनकी एनसीईआरटी को एक एक क्लास के अंदर निपटाएंगे। कैसे? आप लोग पूरा पढ़ के आया करोगे कि आज इस क्लास की एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को बैठोगे मेरे सामने और मैं स्पीड में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को करा दूंगा, घर जाके तुम एक बार उसको रिवाइज कर लो कि चीज़ें पक्की हो जाएंगी। आगे बात समझ में? जैसे नेक्स्ट वीक और हम लोग जो है ये सब करने वाले हैं। इसके बाद जो भी अपना डे होगा, या ट्यूसडे थर्सडे में कर लेंगे या सैटरडे संडे में कर लेंगे, जो भी एक 2 दिन फिक्स करेंगे। 2 दिन देंगे एंट्रेंस को, 2 दिन देंगे सीबीएसई को, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम मतलब जो भी एग्ज़ाम है सीबीएसई वाला 11th में पास तो होना ही है ना, क्योंकि कभी कभी वो वाली लैंग्वेज ना लिखें तो दिक्कत कर देते हैं, है ना। जैसे आज मैं तुम्हें रेजोनेंस की डेफिनेशन पढ़ा दूँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। और सीबीएसई में अगर मैं कहूँ तो वहाँ बताना पड़ेगा फॉर ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम देयर इज ए डीलोकलाइजेशन ऑफ नॉट ओनली पाई बॉन्ड एनी इलेक्ट्रॉन लाइक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप का पूरा डेटा आप लोगों को सिखाना पड़ेगा उसके अंदर, राइट। तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, जैसे हम लोग टास्क देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर या मोल, तो मोल को आपको एक दिन पहले पढ़ना है, आराम से तसल्ली से नोट्स को फेरना है। नोट्स जब फेर के मेरे पास आओगे तो मैं सीधे यहाँ पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोलूँगा और एक्सरसाइज खोल के धड़ाधड़ उसको जो है पढ़ाना शुरू कर दूँगा, ठीक है। जो बच्चा ड्रॉपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है उसकी। नितिन वीडियो ऑन कर, जल्दी से भाई वीडियो ऑन कर लो सभी। मुझे केवल अपनी वीडियो ऑन नज़र आ रही है या फिर कार्तिका की नज़र आ रही है? वंशिका बेटा मैं रिमूव करना शुरू करूं? दीपिका, युविका बताओ ज़रा, रिमूव करना स्टार्ट कर दूं क्या? प्रदक्षिणा कब से जो है ऑनलाइन आने लगी? चीज़ें सीखने का मन नहीं है क्या? बहुत जल्दी से टर्न ऑन योर कैमरा, वरना भैया देखो मैं रिमूव करना शुरू कर रहा हूँ। लो तुम लोग जब ही मानोगे। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखो, और कैमरा ऑन रहना चाहिए। ड्यूरिंग द क्लास कैमरा ऑफ हुआ तो मैं सीधा सीधा जो है यहाँ से आपको रिमूव कर दूंगा भाई। कैमरा ऑन रहेगा और क्लास के सामने बैठोगे। नोट्स कहाँ हैं तुम्हारे? कॉपी कहाँ है? कॉपी दिखाओ ज़रा, कॉपी शो करो। वंशिका कॉपी कहाँ है तेरी? कॉपी कॉपी दिखा भाई हर्ष। चलिए आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, बहुत ध्यान से इसको देखने सीखने की कोशिश करें। महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ रेजोनेंस, राइट। ये क्या 11th क्या 12th, रेजो तो रेजो होती है, ठीक है ना। ये कहीं भी आ जाती है बेटा जी। अब बहुत ध्यान से इसको देखने की सीखने की कोशिश करो। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक। देखिए इधर देखेंगे सभी। सर पहले बताइए रेजोनेंस है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस है क्या, पहले इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, ये एक परमानेंट इफेक्ट के अंदर ही आता है। जैसे इंडक्टिव पढ़ाया था परमानेंट, ऐसे ही रेजोनेंस क्या परमानेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म परमानेंट? देखो परमानेंट का सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि एक मॉलिक्यूल को रेजोनेंस शो होने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधी सी बात। मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ये काम होता रहता है। इसीलिए इस फिनोमिना का नाम इंट्रा फिनोमिना भी बोल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? इसको किसी बाहरी मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती टू परफॉर्म, राइट। तो बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें सभी। सबसे पहला पॉइंट बताया मैंने आप लोगों को, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी बात बताई, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कि भाई ये ऑर्बिटल था, इसकी एनर्जी कम हो गई, इससे और कम हो गई, इससे और कम होगी, फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, फिर या मैं बोलूँ रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। सिखाऊंगा, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को सिखाऊंगा। ये जो फिनोमिना है दिस इज बेसिकली फॉर स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। बेसिकली कह सकता हूँ कि इट इज अ स्टेबलाइजिंग फिनोमिना, मतलब कि किस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी दैट विल बी डिपेंड अपॉन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। तो बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट
ये एक इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है, जैसा कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला। अब मैं इसकी डेफिनेशन बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज सुने, समझने की कोशिश करें। मैं बोल रहा हूँ इन रज्जो मतलब रेजोनेंस, इन रज्जो वी कांट चेंज द पोजीशन ऑफ एटम, ओनली delocalization of pi electron, lone pair, negative charge, free radical and positive charge can delocalize। आगे बात समझ में नहीं आएगी, मतलब हम लोग केवल और केवल क्या कर सकते हैं, delocalization of pi electron, नेगेटिव, लॉन पेयर, फ्री रेडिकल, प्लस चार्ज। आगे बात समझ में, केवल इन्हीं को क्या कर सकते हैं, डीलोकलाइज कर सकते हैं। ऐसा करने से देखो, एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो अभी मेरे बॉडी के अंदर से ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, लेकिन मैं यहीं घूमना शुरू कर दूं तो एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा सिस्टम के पास एनर्जी कम हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? इसका मतलब एक ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या अर्थ समझ में आ गया आप लोगों को? चलो, अब दो वर्ड मैंने यूज़ किए। पहला किया डीलोकलाइजेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डीलोकलाइजेशन? देखो भाई, मैं एक एटम हूँ, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, और एक दूसरा एटम है। जब एटम इंटरचेंज नहीं होते हुए, मतलब कि एटम इंटरचेंज नहीं हुए लेकिन इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज हो जाए, क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब मैं अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे दूं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे दे, और वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे दे, तो बेसिकली डीलोकलाइजेशन किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का ही तो हुआ। क्या एटम का डीलोकलाइजेशन हो गया क्या? नहीं। इसका मतलब एटम की पोजीशन हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये बात मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है, द पोजीशन ऑफ द एटम मस्ट बी फिक्स्ड, यानी कि वी कांट चेंज द पोजीशन ऑफ एटम। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? चलो, अब यहाँ पर एक टर्म है जिसका नाम है डीलोकलाइजेशन, और एक टर्म है जिसका नाम है लोकलाइजेशन। देखो, डीलोकलाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर जा रहे हैं, और लोकलाइजेशन का मतलब क्या है, विद इन द एटम घूम रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक ही एटम के ऊपर घूम रहे हैं तो क्या बोलेंगे, लोकलाइजेशन। जैसे नॉर्मली कोई एक एटम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कि नहीं घूमते, बताओ? तो अगर वो विद इन द एटम घूम रहे हैं तो उसका नाम होगा लोकलाइजेशन। लेकिन एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ मूव हो गए, दैट इज मूवेबल इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोलूंगा जो कि फिक्स नहीं होंगे, उनका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? उनका नाम हो जाएगा डीलोकलाइजेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जरा देखें, समझने की कोशिश करें। इधर देखें सभी, एक टर्म जिसका नाम है डीलोकलाइजेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डीलोकलाइजेशन? इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डीएल से, और लोकलाइजेशन को रिप्रेजेंट करूंगा एल से। सी डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है मूवेबल इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट फिक्स्ड, एनर्जी रिलीज होती है। ये बात सही है गलत है? बताओ भाई, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी गेन होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। क्या होगी? उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। चलो चेक कर लेते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। एक टर्म जिसका नाम है लोकलाइजेशन, अब तो मैंने बता ही दिया है कि नॉन मूवेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही एटम के ऊपर घूम रहे होते हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एनर्जी रिलीज कम हो जाता है, मतलब कि स्टेबिलिटी पर कोई ऐसे असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मानकर चलो। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्या मेरी बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है बेटा? एक टर्म बताई सर ने डीलोकलाइजेशन, दूसरी बताई क्या, लोकलाइजेशन। अभी रेजोनेंस स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो सवाल आता है वो कुछ और है। कहते हैं कि फॉर रेजोनेटिंग कंपाउंड मस्ट हैव कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जानते हो आप लोग? कॉन्जुगेशन पढ़ा है आप लोगों ने? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि, हाँ, कॉन्जुगेशन का मतलब एक तो सीधी सी डेफिनेशन यही है जो बोल रहा है कि सर एक डबल है, डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ना केवल इतना कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना? वो भी हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेशन के टाइप्स क्या है। लेकिन इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए कि सर रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है। चलिए, मैंने यहाँ पर 2-1 सवाल दिए हैं, देखते हैं कितने बच्चे मुझे इस सवाल का आंसर बता पाते हैं। सवाल ये है कि इसमें बताना आपको डीएल और एल, यानी कि डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन कौन से हैं और लोकलाइजेशन कौन से। चलो चेक करके बताओ सर, क्या ये सिस्टम एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम नजर आ रहा है? सर कैसे पता लगता है? देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाँ है ना? और ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस। अच्छा एक बात बताओ, क्या माइनस चार्ज का इन पर डीलोकलाइजेशन है? आप कहोगे बिल्कुल है। कैसे पता लगता है? माइनस सिंगल डबल,
ये भी क्या है, डीलोकलाइजेशन कंडीशन है। ऐसी होता प्लस सिंगल डबल, डीलोकलाइजेशन कंडीशन। ऐसी होता लॉन पेयर सिंगल डबल, डीलोकलाइजेशन कंडीशन। इसका मतलब ये हो गया कि क्या ये जो नेगेटिव चार्ज है जिसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसका क्या नाम होगा, डीएल या एल? आप कहोगे सर डीलोकलाइजेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आगे लोकलाइज होंगे, कहाँ आगे लोकलाइज होंगे। अभी बस आप 2-4 मिनट का मुझे समय दोगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से रेजोनेंस को मैं सिखा दूंगा। हर टाइप का सवाल आप लोग करने में सक्षम हो जाओगे, बस ध्यान से देखिए। आओ भाई इस इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं। बेटा एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर दिखाई दे रहे हैं? अगला सिंगल दिखाई दे रहा है, अगला डबल दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या ये लॉन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है? आप कहोगे है। तो इसका मतलब ये कैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डीलोकलाइज वाले, हाँ या ना? ये आ जाओ, यहाँ भी ये काम हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, डीएल। अच्छा यहाँ बताओ, क्या इन इलेक्ट्रॉन का कोई डीलोकलाइजेशन है? आप कहोगे नहीं है, क्योंकि ये तो उसी एटम पर है जिस पर डबल बॉन्ड है। इसका मतलब इसको मैं बोलूंगा लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। क्या अंतर समझ में आया आप लोगों को? ये बेसिक को बिल्ड करने वाली चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप चाहते हो कंफ्यूजन ना हो, बड़े सवाल सॉल्व हो जाए, तो आपको इनसे मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगला मेरे पास आता है ये वाला नाइट्रोजन। अच्छा इस नाइट्रोजन को जरा गौर से देखो, इसके इलेक्ट्रॉन को गौर से देखो, क्या ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेशन कर रहा है? तो आप क्या कहोगे सर लॉन पेयर सिंगल डबल, मतलब कर रहा है या नहीं कर रहा? अरे देखो ना, लॉन पेयर सिंगल डबल, किसी भी तरीके से अगला डबल आ रहा है ना बेटा, सिंगल के बाद अगला क्या रहा है, डबल। तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएंगे, डीएल हो जाएंगे। सर यहाँ आ जाओ, इसके बारे में बताना जरा। सर ये देखो इसी एटम पर है जिस पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कैसे इलेक्ट्रॉन हो गए? सर ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब समझ में आया आप लोगों को? इसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर लें। ये इस नाइट्रोजन पे यहाँ भी क्या है, लॉन पेयर है। बताओ लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये डीएल हो जाएंगे। सर डीलोकलाइजेशन हो जाएगा इनका। क्या मेरी बात क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज़ बताएं भाई। अगर मेरी बात क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है तो प्लीज़ डू मैसेज टू मी, डू फास्ट। आप कहेंगे सर वेल क्लियर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और सुनो, अभी मैंने रेजोनेंस शुरू नहीं किया, ठीक है ना? अभी मैंने रेजोनेंस शुरू नहीं किया, रेजोनेंस शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। नोटेड? नोट हो गया होगा ये? नेक्स्ट आ जाइए। होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पूरा प्रॉपर टाइम इसलिए आप लोगों को दिया जा रहा है। आ जाइए इधर आ जाइए सभी। ये पहले लिखने का बस एक ही पर्पस है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है ना? क्योंकि बच्चा भी बोर हो ही जाता है, तो आराम आराम से इसलिए आप लोगों को पहले ही लिख देते हैं चीज़ों को, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कष्ट ना हो। बाय द वे ये मेरा स्टाइल नहीं है पढ़ाने का भाई स्टाइल है धीरे धीरे एक एक चीज़ें करके लिखवाई जाए। लेकिन ठीक है, इससे अगर स्पीड बनती है और बच्चे का समय बचता है तो कोई बात नहीं। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए बहुत ध्यान से इसको देखने और सीखने की कोशिश करिए। देखिए भैया, टाइप ऑफ सिस्टम की अगर मैं बात करूं, दुनिया में यही पढ़ाया जा रहा है कि केवल कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही रेजोनेंस देता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है कि जब कभी भी प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, प्लेनर बोले तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे मैं आपसे कहूं प्लेनर सिस्टम विद प्योर p ऑर्बिटल, मतलब sp2 रेजोनेंस इज अकर। फॉर एग्जांपल दिस। बेटा बताइए, क्या ये पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, सिग्मा पाई, अगला सिग्मा नजर आ रहा है, अगला फिर से कौन सा नजर आ रहा है बेटा, पाई। तो क्या कॉन्जुगेशन पाई जा रही है? सर पाई जा रही है, पाई सिग्मा पाई। अरे हाँ है ना? तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेटेड। यहाँ नेगेटिव प्लस भी हो सकता था किसी एक एंड पर। देखिए इसको समझाने दीजिए मुझे। ये है क्यूमुलेटिव सिस्टम। हम लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ये डबल है, अगला डबल है, अगला डबल है। सर ये कैसे रेजोनेंस शो कर देगा? ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं है, माना कॉन्जुगेटेड नहीं है लेकिन क्यूमुलेटिव तो है। यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेंज हो सकती है? हो सकती है। इसका मतलब ये बात आप लोग सर की याद रखना, जो भी डाई इन सिस्टम होते हैं, डाई इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, डाई मतलब दो, मतलब समझ में आ रही है? डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, ये जो सिस्टम होते हैं इनके अंदर रेजोनेंस पाई जाती है, इनके अंदर रेजोनेंस पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम, तो जैसे मैंने बोला डबल है, सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर से। भाई देखो आइसोलेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा 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 सिग्मा। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3। तो भैया ये नॉन प्लेनर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नॉन प्लेनर। और जितने भी नॉन प्लेनर स्पीसीज हैं वो कभी भी रेजोनेंस शो नहीं कर सकते हैं। रेजोनेंस की एक कंडीशन ये भी है, sp2 सिस्टम होना चाहिए, यानी कि प्लेनर सिस्टम होना चाहिए। होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भैया, मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ
कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन, बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग फोकस इसी पर करके चलेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, आराम आराम से सिखाऊंगा जो आप लोगों को समझ में आ जाए। कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझने और सीखने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से आपको सीखने समझने की ज़रूरत है, और मैं बहुत जल्दी से इसको सिखा दूंगा, ठीक है। इधर देखेंगे बस आप लोग, देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है अगर आपके पास कोई पाई बॉन्ड है, अगला सिग्मा है, अगला पाई है, तो ये कंडीशन हो गई किसकी, कॉन्जुगेशन की, ठीक है। पाई बोले तो कौन सा बॉन्ड, डबल के अंदर पहला सिग्मा, ऊपर वाला कौन होता है, पाई। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर आपके पास कोई पाई बॉन्ड है, अगला सिग्मा है, अगला क्या है बेटा, प्लस चार्ज। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर कोई पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर कौन सा चार्ज आ जाए, माइनस। और कॉन्जुगेशन की क्या सिस्टम हो सकता है, पाई सिग्मा लॉन पेयर। इसके बाद और क्या सिस्टम हो सकता है, पाई सिग्मा क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल, कौन, फ्री रेडिकल। इसके बाद और क्या सिस्टम हो सकता है, सिक्स सिस्टम क्या हो सकता है, बोलो। देखो एक सिस्टम ऐसा भी हो सकता है, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर मैं लगा दूँ, यहाँ पर मैं लगा दूँ ए, कोई एक ए एटम है, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। ये किसी बी एटम से जुड़ा हुआ है, या तो इस पर लॉन पेयर है या फिर इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस। आगे बात समझो, जो तुम बोल रहे हो वही बात मैंने बोली अभी, है ना। जितना ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव में सेपरेशन होगा ना, डिस्टेंस होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, समझ लेना इस बात को, क्योंकि ये फैक्टर भी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं डिस्टेंस क्या होते हैं बेटा जी, इन्वर्सली। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ये, उतनी कम क्या होगी ये, इनकी स्टेबिलिटी होगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता, इसके बाद आ जाइए, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम रेजोनेंस होगा, मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं ये बात समझ में, अरे बताओ, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। डिस्टेंस के रेजोनेंस क्या है बेटा जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे इंडक्टिव था, जैसे इंडक्टिव था। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या हो जाता है, कम होता जाता है। इधर आएंगे सभी, एक और पॉइंट मुझे सिखाना था आप लोगों को, अगर आप सीख पाओ तो। अगर किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला ऑर्बिटल लगा हुआ है, एटम लगा हुआ है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसको थोड़ा आराम से मैं सिखाऊंगा क्योंकि इसके बारे में चर्चाएं कम हैं। एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, और पूछा जा रहा है भैया पेपर में, खूब बढ़िया तरीके से पूछा जा रहा है। वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से भी रेजोनेंस पाया जाता है। जैसे फॉस्फोरस है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जैसे सल्फर है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जैसे क्लोरीन है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। आगे बात समझ में, लॉन पेयर होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ भी रेजोनेंस पाया जा सकता है। चलिए मैं कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। पहला तो केस क्या ही पढ़ाऊँ, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है बेटा, ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ पर कौन है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास कोई एक सिंगल बॉन्ड है इस तरीके से, यहाँ पर ये एक H है, यहाँ ये C है, ये H है, और ये डबल बॉन्ड है, और ये कौन है बेटा जी, CH2। अब क्या इसमें रेजोनेंस होगा, तो आप क्या कहोगे सर, बिल्कुल होगा। तुम्हें कैसे पता जी होगा, सर देखो ये वाला पाई बॉन्ड है सर, ये सिग्मा है, और ये वाला कैसा बॉन्ड है, पाई। ये बात सही है भाई, बोलो भाई। अब किसी भी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को चला दो, अगर इसको मैं इधर दे देता हूँ तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, सही बात। तो ऐसा करने से अगर मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा सर, देखो ये बन जाएगा CH2 डेल्टा पॉजिटिव, सही है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड सर, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे ले लिया है, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा जी, CH2 डेल्टा नेगेटिव। अब हाइड्रोजनों को ले लगा लोगे आप लोग, बताओ। चलो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग, ये कैनोनिकल 1 है, ये कैनोनिकल 2 है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल का दूसरा नाम होता है कॉन्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर, जो कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इनका जो रियल स्ट्रक्चर है वो क्या है, इनका जो रियल स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा जी, जिसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। और वो कैसे बनाया जाता है, बहुत सिंपल है, इधर देखेंगे सभी, बहुत सिंपल है। क्या काम करना है आपने, क्या काम करना है आपने, करना है सर यहाँ लिख देना है, क्या यहाँ लिख देना है CH2। इसका जो रफ स्ट्रक्चर है ना उसको बना लो पहले,
और जहाँ डेल नेगेटिव था वहाँ डेल नेगेटिव रहने दो, जहाँ डेल पॉजिटिव है वहाँ डेल पॉजिटिव रहने दो, और बीच में क्या बना लो, ऐसे ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर बना लो, डॉट डॉट डॉट। मतलब ये कहता है कि डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, ये कहता है डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, ये कहता है डबल बॉन्ड 1 से लेके 4 पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? गेम समझ में आया बेटा? इसका नाम है हाइब्रिड। क्या नाम है इसका? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड ही रियल स्ट्रक्चर होता है। इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इसकी एनर्जी सबसे कम तो मतलब स्टेबिलिटी क्या रहती होगी? सबसे ज़्यादा। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, हो सकता है ये किसी फिजिकल केमिटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा हो, केमिकल को ना शो करे। हो सकता है ये किसी केमिकल को शो कर रहा हो, फिजिकल प्रॉपर्टी को ना शो करे, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड वो होते हैं जो फिजिकल केमिकल दोनों को शो करते हैं। क्या अंतर समझ में आ गया आप लोग? मान लो कोई तुमसे पूछ पड़े कि भैया व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो आपको एक ही आंसर देना है, हाइब्रिड वही है जो हर कसौटी पर उतारा जा सके, चाहे वो फिजिकल कंडीशन हो चाहे वो केमिकल कंडीशन हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो चाहे वो फिजिकल सिचुएशन हो, कंडीशन हो। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बेसिक डेफिनेशन है। और जो केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज को शो करेगा वही रियल स्ट्रक्चर है। वही क्या है? रियल स्ट्रक्चर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो मान लेते हैं कि ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मानने में क्या जाता है, आसानी से ये बात क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आज का लेक्चर नहीं सीखा है बच्चे ने तो नो डाउट प्रॉब्लम होने वाली है आगे। चलो जी, मैंने पहला सिस्टम बना के आप लोगों को दिखा दिया। क्या मैं दूसरा सिस्टम बनाऊं? चलो मैं दूसरा सिस्टम बना रहा हूं आपको, पाई, सिग्मा और प्लस। पाई, सिग्मा और प्लस। देखिए मेरे पास एक डेटा है CH2, फिर अगला CH, अगला CH2, और यहाँ क्या कर दूं? प्लस। अब थोड़ा सा आसान कर दूं आप लोगों के लिए, ये सब सोचने की ज़रूरत है, ख़त्म कर दूं। देखिए देखिए कैसे ख़त्म करते हैं। मैंने बेटा एक बात बोली, जो प्लस है माइनस है लॉन पेयर है फ्री रेडिकल है उसको नंबर 1 दे दे। नंबर 1 दे दे तो पड़ोसी को नंबर 2 देना पड़ेगा, तीसरे को नंबर क्या देना पड़ेगा? 3 देना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? अब क्या काम करना है? अब कुछ नहीं करना है आपको, बस आसान हो गया आपके लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर फर्स्ट वाले चार्ज को थर्ड पे दे दो और थर्ड वाले डबल बॉन्ड को फर्स्ट को दे दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं है? आदान प्रदान। तो मतलब कंपाउंड कैसा दिखाई देगा आपको? सर कंपाउंड दिखाई देगा ऐसा, CH2 पॉजिटिव। आप चाहो ना इसमें भी कंप्लीट पॉजिटिव लगा सकते हो क्योंकि बाद में आपने डेल लगा दिया, ठीक है ना? मतलब सेंस वही है बेटा। यहाँ पर मैं पॉजिटिव को इधर ले गया, पॉजिटिव के बाद ये CH लिखा, फिर ये मैंने डबल बॉन्ड लिखा और फिर यहाँ पर CH2 लिख दिया। बोलो गेम समझ में आई क्या? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पहले नंबर का था, ये दूसरे का था, ये तीसरे का था? यहाँ केवल और केवल चार्ज और डबल बॉन्ड का इंटरचेंज हुआ है। यहाँ पर चार्ज और डबल बॉन्ड का क्या हुआ है? इंटरचेंज हुआ है। अरे सीखे, क्या बोला सर ने? सर ने बोला कि सर 1 के चार्ज को 3 पर दे दो, 3 के डबल बॉन्ड को 1 पर दे दो। ये देखो बन गए दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बोलो हाँ या ना? अब इनका अगर मुझे हाइब्रिड बनाना हो तो हाउ कैन वी परफॉर्म? आप कहोगे सर एक बना लो ऐसे कार्बन, इस पर लिख दो CH2, अगला कर दो CH, अगला कर दो CH2। बोलो हाँ या ना? अच्छा एक बार तुमने क्या ऑब्जर्व कर लिया? अब तुमने एक बार ये ऑब्जर्व कर लिया कि इस CH2 पर प्लस चार्ज आया है, सही है? तो इस CH2 पर क्या लगा दो? डेल्टा प्लस। एक बार क्या ऑब्जर्व किया? इस वाले CH2 पर प्लस आया है, इस पर क्या लगा दो? डेल्टा प्लस। और बीच में क्या लगा दो? डैश 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 डैश। बोलो हाँ या ना? बन गया हाइब्रिड। मजा आ गया? बोलो भाई डेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना आसान है, कितना आसान है इसमें, बताओ कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? अच्छा एक बात बता, कौन बना पाएगा इसका स्ट्रक्चर? चल बना भाई, कौन बच्चा बनाएगा? 2 होगा, तीसरा स्ट्रक्चर बनवाओ मुझसे। चलो इधर सुनो, मैंने लिखा है यहाँ पर, ये है CH3, CH3 तो लिख ही नहीं सकते, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाना पड़ेगा। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव है। अब बता जरा कैसे बनेगा? दिलीशा बताओ कैसे बनेगा? आप क्या कहोगे? सर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सही है क्या? और दूसरा काम क्या करना होता है हमें? सर दूसरा काम बस बड़ा सिंपल है सर, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है सर। डबल बॉन्ड को किसको दे दिया? 1 को, और 1 के चार्ज को किसको दे दिया? थर्ड को। और इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? क्या बनेगा बताओ सर? पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख दो सर, डबल बॉन्ड ना लिखना, ऐसे लिख दो सर। एक बार नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आया तो डेल्टा नेगेटिव, एक बार नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आया तो डेल्टा नेगेटिव,
और बीच में क्या आ जाएगा, बोलो गेम समझ में आ गया? अरे 1 2 3 कर लोगे? अब पता लग गया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है यही रियल स्ट्रक्चर है, इसी को हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, यही फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को बताने वाला होता है। पक्की बात? ये डेटा हमारी क्लास के प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गया क्या? बोलो भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जल्दी बोलिए, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट, इधर आइए, इधर देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से देखो भाई। चलिए अब कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे ताकि आप लोग आगे वाले डेटा को इफेक्टिवली पढ़ सके। सी, इधर आएंगे सभी। 2-3 कितने स्ट्रक्चर बना लिए हम लोगों ने? 3 या 4? 3 बना लिए, तो चौथा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, कुछ ऐसे आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, अब फ्री रेडिकल के साथ आ जाए, कुछ नहीं करना ना, समझ में आ रहा है ना आपको? सर ट्रिक नहीं बोलेंगे सर, ट्रिक से काम होगा। ये कैसे होगा सर? यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा रेडिकल। बोलो गेम समझ में आया? और इनका हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनाओगे सर? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डेल्टा फ्री रेडिकल और बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। सर एक्चुअल में ना एक बात बताओ सर, ये मतलब पता कैसे लगता है कि भाई पार्शियली डबल बॉन्ड है? देख भाई, इस डबल बॉन्ड की लेंथ कैलकुलेट की गई, तो डबल बॉन्ड की लेंथ आई 1.3, ठीक है ना? 1.3 समथिंग ये जो है लेंथ यहाँ पर आई, या 1.3 की जगह ऐसे लिखो 3.1 3.2 A0 के बराबर इसकी बॉन्ड लेंथ आई, राइट? सिंगल बॉन्ड की कैलकुलेट हुई, सिंगल बॉन्ड तो बड़ा होता है, इसकी आई 5.3। लेकिन जब इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट हुई, जिसको मैं पार्शियली डबल बॉन्ड कहता हूँ, तो वेवलेंथ आई कुछ इतना। समझ में आ गया अंतर? पता कैसे लगा कि डबल बॉन्ड से बड़ा और सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है ये बॉन्ड? आगे बात समझ में? तो बोला गया सर पार्शियली डबल बॉन्ड। तो थोड़ा सा मैकेनिकल डेटा है, तो आप लोगों को अपने दिमाग में ऐसे ही रखना चाहिए। चलो जी आगे आइए। क्यों? सिंगल बॉन्ड तो लंबाई में बड़ा ही होता होगा ना? हाँ, तो इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब ऑर्डर है वो, तो फिर A0 की जगह A9 उसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, नैनोमीटर में। जैसे आप जो कह रहे हो वही कह रहे हो, ये वैल्यू आती है 1.53 A0, यही कह रहे हो ना? ये आप कह रहे होंगे सर ये वैल्यू आती है 1.3 A0, है ना? ये आंसर लिख देगा 1.39 A0, इस तरीके से होता होगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि सेंस का गेम है ना? इधर आ जाइए, समझाने के लिए बात बोली गई है, ये रट्टा नहीं मारा जाएगा, है ना? इधर आओ भाई, 5th पॉइंट देखिए जरा, इधर देखेंगे सभी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, कर पाओगे आप लोग? सर लॉन पेयर को आगे डोनेट करना पड़ जाएगा, नहीं करना पड़ जाएगा बताओ? तो जब इसको आगे पहुंचाओगे तो ये आगे पहुंचेगा, ऐसा करने से पिक्चर कैसी बनेगी जरा बताओ? सर ये बन जाएगा CH2, इसने लिया है तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? नेगेटिव। यहाँ आ जाएगा क्या? CH, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा ऑक्सीजन, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये आ जाएगा OH। अरे सीख पाया नहीं सीख पाए? इसका हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनाएगा यशवी? कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएंगे सर, CH2 CH O और H। तरीका बहुत सिंपल है सर। कहाँ पर आया सर प्लस? सर एक बार प्लस यहाँ पे आया, माइनस यहाँ पे आया, तो यहाँ लिख दो डेल्टा प्लस, यहाँ लिख दो डेल्टा माइनस, जैसे पहले वाले में किया था, हाँ या ना? और यहाँ हाइब्रिड बना दोगे। सीख पाया नहीं सीख पाए भाई? बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? अगला जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने बोला था उस केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिए भैया, पेपर में पूछा जाता है यार बढ़िया तरीके से। इसमें बच्चा नॉर्मली कंफ्यूज ही रहता है। मैंने आपसे बोला ये CH2 है बच्चा, यहाँ पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। किसके साथ जुड़ा हुआ है? सल्फर। कितने लॉन पेयर है? 2। किसके साथ जुड़ा हुआ है? CH3। बताओ रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा? ये सवाल है छोटा सा। बच्चा कहेगा कैसे कर जाएगा सर? मैं कहूँगा करेगा। कैसे करेगा वो देखो यार। देखो इसके सल्फर के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सभी जानते हैं, लॉन पेयर है और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और एक्सेप्ट करेगा तो कैसे एक्सेप्ट करेगा? यहाँ एक्सेप्ट करेगा।
यहाँ शिफ्ट करेगा तो कंपाउंड कैसा दिखाई देगा सर, CH2 तो ऐसे ही दिखाई देगा, यहाँ सल्फर दिखाई देगा, यहाँ CH3 और एक नेगेटिव और लगा दो सर लॉन पेयर के साथ। सही है क्या? एक बात सुनो, अब ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे भाई, इसमें बच्चा अटकता है। सल्फर है, 2 लॉन पेयर और ये क्या है CH3। अब करेगा क्या? अब करेगा क्या? बोलो सर करेगा कैसे? सर यहाँ से लॉन पेयर इसको दे देगा और क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ये तो सीख जाते हो कि सर हाँ सर करेगा, लेकिन जो नहीं सीख पाओगे वो क्या, यहाँ तुम प्लस लगाने की कोशिश करोगे क्योंकि लॉन पेयर दिया है, लेकिन अब भी क्या आएगा, रीजन, रीजन है ये लॉन पेयर। एक नहीं 2 थे, नहीं ये बात समझ में, एक नहीं कितने थे, 2 थे। तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जब मैं बोलूँ नेगेटिव चार्ज इस सल्फर के ऊपर अब भी रहेगा। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? ये बात सुन लो आप ध्यान से कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्पेशल केस हैं, ये आ जाएंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, इंडक्टिव में मैंने एक बात बोली थी आपको, जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज को ईजिली स्टेबल कर सकता है। सही बात, यानी कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। सी यहाँ सल्फर है नेगेटिव चार्ज के साथ, यहाँ कार्बन है नेगेटिव चार्ज के साथ। कोई पूछे फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, सल्फर। ये साइज में भी बड़ा है, नेगेटिव चार्ज को इजीली बियर करेगा। सेम केस नीचे वाले के साथ। देखो यहां वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, नहीं वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो डीलोकलाइजेशन कैसा होगा, नहीं। तो ये डेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भाई। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए, आसानी से बात पढ़ाइए। अगला देखो, चलो अब देखो तुम्हारे वो CBSE में इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाने के लिए आएंगे, तो अब काफ़ी बच्चे खुश हो जाएंगे अचानक से, अरे बड़ा मज़ा आ रहा है सर, ये तो हमें जब पढ़ाया था तो समझ में नहीं आया था सर, अब देखते हैं कैसे नहीं आएगा। देखो भैया तरीका सर वाला याद रहेगा तो सेकंडों में आंसर होगा, नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। भैया इसका नाम 1 दे दूँ, इसका नाम 2 दे दूँ, इसका नाम 3 दे दूँ, कोई दिक्कत है? तरीका कुछ याद है या भूल गए अभी? सर आपने बताया था 3 वाले बॉन्ड को ऊपर पहुंचा दो और 1 के चार्ज को किसको दे दो, 2 को दे दो, बाकी जैसा है वैसे ही रहने दो। गेम समझ में आ गया बेटा? अगला क्या करेगी जरा बता, अगला क्या करेगी मिशिका? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, कैसे बात बनेगी? सर ये बॉन्ड ऐसे बना दो और 1 के चार्ज को किसको दे दो, 3 को, और ये डबल बॉन्ड यहाँ खींच दो। बोलो हाँ या ना? महा सिंपल है। इसके बाद देखो अगला क्या काम करना होगा। सर ये 1, ये 2, ये 3, अरे सीखे कुछ तो बोलो भाई, शांत हो जाते हो बिल्कुल। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्या काम करना है? सर 3 पर पहुंचा देंगे प्लस को और 3 का डबल बॉन्ड किस पर पहुंचा देंगे, 1 पर। तो क्या ये डेटा आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा, ये प्लस, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये डबल बॉन्ड जैसा था वैसा। अगला कैसा बनेगा? सर ये 1, ये 2, ये 3 जैसा था वैसा ही बन जाएगा। यहाँ बॉन्ड ऐसे, यहाँ बॉन्ड ऐसे, यहाँ बॉन्ड ऐसे, और ये क्या बन जाएगा बेटा जी, CH2 प्लस। इसका हाइब्रिड बना लोगे? कैसे बनेगा? सर बॉन्ड बनाओ पहले ऐसे, और यहाँ क्या था जी, यहाँ था CH2 प्लस, प्लस को छोड़ो अभी, अच्छा प्लस आया था ना उस पर, यहाँ पर क्या आया था, प्लस। अरे देख रहे हो ना, प्लस आ रहा है ना, माइनस तो नहीं आ रहा ना। और प्लस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। और प्लस कहाँ पर आ रहा है भैया, यहाँ पे। और प्लस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, है ना। समझदारी क्या है, समझदारी क्या है? समझदारी है सर यहाँ पर प्लस लिख दो, जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर क्या लिख दो सर, प्लस लिख दो। समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा? और बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सर ऐसे। तो आप लोगों ने जीवन में देखा होगा बेंजीन रिंग में गोला बना देते थे, रीजन समझ में आ गया? क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन। इसका नाम है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ये इन सभी के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। एक बात बताऊं, कोई पूछेगा इस कंपाउंड के अंदर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो 6 आंसर मत बोल देना। कितने होंगे? 1 2 3 4 5। ये तो हाइब्रिड है, ये कैनोनिकल नहीं है, ये कॉन्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये तो रियल स्ट्रक्चर है। आगे बात समझ में? यही कोई क्वेश्चन पूछता अमंग दीज स्ट्रक्चर कितने स्ट्रक्चर्स जो है हाइपोथेटिकल है, 5। रियल स्ट्रक्चर कितना है? 1। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी को शो कर देंगे? 1। कौन सा? तो ये लॉजिक होता है, बस एक बार ठीक से पढ़ना होता है
फिर रखना 6 वाले में कुछ नहीं करना। 6 वाले में यहाँ पर आपने प्लस लगाया ना, जहाँ जब प्लस आ रहा है नॉर्मली स्ट्रक्चर में देखो वहाँ डेल्टा प्लस कर दो। आगे बात समझ में। और फिर क्या करना है, डॉट 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 डॉट, जो अपना रेजोनेंस का काम था, जहाँ जहाँ बॉन्ड मूव किया है। समझ में आ गया? पक्का? एक स्ट्रक्चर और बनाओ, चलो 2 बना दो, बस 2 स्ट्रक्चर बना दो, फिर काम खत्म करते हैं। सुनो भाई सुनो, मैं अब पूरा स्ट्रक्चर ना बना के थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ें कवर करूँगा। सुनो भाई, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास है ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ OH, देखना जरा ध्यान से। और मैं ये बात जानता हूँ कि इसके पास कौन है, लॉन पेयर, हाँ या ना? कौन है इसके पास? लॉन पेयर। तो क्या काम करूँगा भाई, लॉन पेयर को डोनेट करूँगा आगे, और इसको कहाँ डोनेट कर लूँगा? यहाँ। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि सर ऊपर तो आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और ये वाली बात H, और यहाँ आ जाएगा सर नेगेटिव? बोलो हाँ या ना में जवाब दो, कुछ तो बोलो। ऐसा करते ही क्या ये 1, क्या ये 2, क्या ये 3 है? और फिर डेटा घूम जाएगा 1 2 3 से, हाँ या ना? बना लोगे 5 स्ट्रक्चर इसके, बना लोगे इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड क्या बनेगा सर, ऊपर रहेगा प्लस और ऑर्थो पैरा, और इस वाले ऑर्थो पर क्या रहेगा माइनस, और बीच में गोला घूम जाएगा। ठीक है? पक्का? अगला देख, यही स्ट्रक्चर में ऐसे बना लेता है एक और। भाई ये क्वेश्चन है, यही स्ट्रक्चर, अब होमवर्क भी है, बना के लाओगे सारे। इधर आओ, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये NO2 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? NO2। बड़ा आता है, परेशान भी करता है बच्चों को। भाई सीधी सी एक बात समझा दो बस मुझे, एक छोटी सी बात समझा दो। क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते यहाँ प्लस बना लेगा, यहाँ माइनस बना लेगा? और जब यहाँ प्लस आ गया तो ये 1, ये 2, ये 3, खेल खत्म? खेल खत्म कि नहीं खत्म? बोलो। जैसे ही तुम उस स्टेट पर आ जाओ जहाँ या तो कंप्लीट प्लस बन जाए या कंप्लीट माइनस बन जाए, तो वहाँ से 1 2 3 लगाना शुरू कर दो। गेम आगे समझ में? अरे हाँ या ना? एक बात पूछनी है, एक कंपाउंड है मेरे पास, कुछ ऐसा दिखता है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसे है। एसिटिक एसिड होता है, अगर यहाँ से H को बाहर निकालोगे तभी माइनस आएगा। और दूसरा कंपाउंड मेरे पास ऐसा है, जो कि तुम लोग जानते ही हो, ऑक्सीजन माइनस होता है, ठीक है ना? ऐसे मानो। एक छोटी सी बात बताओ भाई, यहाँ अगर मैं रेजोनेंस लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा? 1, ये 2, ये 3, अरे हाँ या ना? तो जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा सर? CH3 से कोई छेड़खानी नहीं होगी, बस इस ऑक्सीजन पर क्या लगा देंगे माइनस, और इस जगह क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, बोलो भाई। अगला अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो क्या ये 1, क्या ये 2, क्या ये 3 बनेगा? इसका नाम है फिनॉक्साइड, इसका नाम है इथॉक्साइड। फिनॉक्साइड इथॉक्साइड, फिनाइल रिंग के साथ है ऑक्साइड इसलिए फिनॉक्साइड, इथाइल रिंग के साथ है इथॉक्साइड इसलिए इसको इथॉक्साइड बोला, राइट? 1 2 3। अब मैंने क्या काम करना होगा बेटा? सर बहुत सिंपल है सर, ये कोई पूछने वाली बात है सर? सीधा एक नेगेटिव लगाओ, यहाँ यहाँ लगाओ ऑक्सीजन, बोलो हाँ या ना? और बीच में क्या लगा लोगे सर? डबल बॉन्ड लगा लोगे, और ये जैसा है वैसे ही रहने दोगे। बोलो हाँ या ना में जवाब दो भाई। अगला डेटा बताइए कहाँ आएगा नेगेटिव? सर ऑर्थो पे आया तो अगला कहाँ आएगा? पैरा पर ही आएगा। ये सिखाया हुआ कैसे भाई? ये डेटा मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। जैसे अगर प्लस आ गया तो प्लस ऑर्थो पे आएगा, फिर पैरा पे आएगा, फिर ऑर्थो पे आएगा। अरे हाँ या ना? ऑर्थो जानते हो पक्का ना? ऐसे ही नेगेटिव ऑर्थो पे आ गया तो नेगेटिव फिर पैरा पे आएगा और ऑर्थो पे आएगा। इसका मतलब अगला अगर मुझे बनाना पड़ जाए तो जरा बताइए अभी कहाँ बनेगा? आप कहोगे सर ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, बॉन्ड के बाद बनने के बाद एक नेगेटिव यहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड वो ऐसे बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, ऐसे बॉन्ड बनेगा। बोलो हाँ या ना? एक चीज़ ऑब्जर्व की आप लोगों ने, कोई आपसे पूछे कि इथॉक्साइड या मैं बोलूँ एसिटिक एसिड या फिनॉल में से कौन ज़्यादा एसिड है, तो आपको क्या लगेगा? सर फिनॉल। सर बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने आदि रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, इसका मतलब फिनॉक्साइड एन इज मच मोर स्टेबिलिटी, उसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है। गलत है। कौन ज़्यादा है? इथॉक्साइड। क्यों? उसका रीज़न समझो, उसका रीज़न समझो। उसका रीज़न है सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को कौन बियर कर रहा है? ऑक्सीजन। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को कौन बियर कर रहा है? ऑक्सीजन। और इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या नाम है इसका? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मच मोर स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेंस। पहला आंसर। बाकी कॉन्सेप्चुअली समझो, यहाँ नेगेटिव चार्ज को बियर करने वाला ऑक्सीजन एटम है और यहाँ नेगेटिव चार्ज को बियर करने वाला कार्बन एटम है। बताओ विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑक्सीजन। और ये डेटा मैंने पहले सिखाया हुआ है कि नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही स्टेबल करता है, पॉजिटिव चार्ज को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबल करता है। ये समझ में आ गया? पक्का? कोई पूछे फिनॉल और किसके अंदर
इथेनोइक एसिड के अंदर या एसिटिक एसिड के अंदर, या मैं बोलूँ एसीटेट के अंदर, ओ नेगेटिव मतलब एसीटेट, या दूसरे शब्दों में बोलूँ इथॉक्साइड आयन, ठीक है। इनके अंदर अगर कोई फॉर्मेशन मुझसे पूछेगा कि विच वन इज मोर एसिडिक आउट ऑफ फिनॉल एंड जो है एसिटिक एसिड, तो मेरा आंसर होगा सर एसिटिक एसिड, क्योंकि H प्लस जाने के बाद जो नेगेटिव आएगा वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा, और इसकी स्टेबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका एसिडिक करेक्टर भी क्या होगा ज़्यादा। सेंस समझ में आ रहा, रिलेट कर रहे हो आप लोग। सर एसिडिक करेक्टर क्या, कभी स्टेबिलिटी बता रहे हो, कभी एसिडिक करेक्टर। भैया जब H प्लस जाएगा तो कंपाउंड एसिड होता है, जाने से जो नेगेटिव बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो क्यों नहीं जाना चाहेगा, इसका मतलब जाने जल्दी जाए ताकि एसिडिक करेक्टर भी मिले और स्टेबिलिटी भी मिले। क्या सेंस समझ में आया, नहीं आया? तो ये बातें क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ तक दुख दर्द नहीं है भाई, बहुत जल्दी से नोट करो। चलो भाई आगे देखते हैं, इधर देखेंगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो ये डेटा आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब सुनो भैया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के सवाल अब लगेंगे, ठीक है। अगली स्टेटमेंट बोलने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के सवाल लगाएंगे लगातार 15-20, और बस उसी से डेटा क्लियर होगा। आ जाओ इधर, आ जाओ भाई सभी, पर अगले 15 मिनट के अंदर गेम खत्म। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूँ तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए। सबसे पहला मैं ट्रिक यहीं बता देता हूँ, एक ट्रिक है जिसका नाम है पियोन। पियोन का मतलब है सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करो, उसके बाद ऑक्टेट चेक करो, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, फिर देखो कि कंपाउंड के अंदर न्यूट्रलिटी है या नहीं, ठीक है। अगर किसी में पाई बॉन्ड ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा, पाई बॉन्ड सेम है लेकिन एक ऑक्टेट पूरा है जिसका दूसरे का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो जिसका पूरा है वो ज़्यादा स्टेबल है। तीसरा ऑक्टेट भी पूरा है, पाई भी सेम है, तो फिर देखो कि न्यूट्रल कौन है और चार्ज कौन है। जो न्यूट्रलिटी होगी वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल, ये बात भी सही है, ठीक है। इधर आएंगे सभी, अब प्रदक्षिणा तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे। देखिए, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, पहला पॉइंट क्लियर। ऑक्टेट कंप्लीट जिसका उसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा, दूसरा पॉइंट। तीसरा, न्यूट्रल कंपाउंड हैज़ मोर स्टेबिलिटी देन चार्ज कंपाउंड, क्लियर है भाई, 3 पॉइंट, लिखने में समय बचा। अगली बात, नेगेटिव चार्ज जो भी होगा दैट इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पुरानी बातें याद आ रहा है, प्रायोरिटी बेसिस यही रखना है आप लोगों को। पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो ये किस पर ज़्यादा स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, मतलब जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा प्लस माइनस चार्ज का उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा जी, स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट, इफ़ आफ्टर कॉन्जुगेशन कंपाउंड बिकम एरोमेटिक, नाम सुना है यार एरोमेटिक, एरोमेटिक का सुना है, एरोमेटिक होता है, अभी ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, क्रॉप CROP, जहाँ ऑड पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हो या ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोल देते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ जो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा हो ना। इसकी एरोमेटिसिटी की जो वीडियो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड ही पढ़ाएंगे, ठीक है, तो डोंट वरी। सी, क्रॉस कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉन्जुगेशन, क्या मतलब है इस बात का, सर क्रॉस कॉन्जुगेशन होती है ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। अगला देख, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सही, देखो वैलेंसी पूरी है, पूरी है। आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, रूल लगाना, सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करेंगे, 1 2 3, यहाँ चेक करो 1 2 3। ऑक्टेट देखो किसी का भी इनकम्प्लीट नहीं है, सभी ऑक्टेट पूरा है, सभी की वैलेंसी पूरी है। इसके बाद देखेंगे हम लोग न्यूट्रलिटी, दोनों ही न्यूट्रल है। अब क्या देखेंगे हम लोग, प्लस माइनस चार्ज है ही नहीं। फिर क्या देखेंगे, कॉन्जुगेशन किस में ज़्यादा है, सर सब में बराबर कॉन्जुगेशन है। इसके बाद क्या देखेंगे कि भैया क्योंकि एरोमेटिसिटी आ रही है, नहीं आ रही। लास्ट पॉइंट पहुंचे कहाँ, क्रॉस कॉन्जुगेशन। देख बेटा क्रॉस क्या होता है, पाई सिग्मा पाई, देख रहे हो आप लोग, कुछ ऐसा जा रहा है ना, जा रहा है, इधर देखो पाई सिग्मा पाई, कुछ ऐसा जा रहा है, तो क्या ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये कौन सा कॉन्जुगेशन है, लीनियर या नॉर्मल, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सर ये वाला, अगर पहला है ये दूसरा है तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन। बेटा गेम समझ में आया तुम लोगों को, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, पाई सिंगल पाई, क्या मतलब है, पाई सिंगल पाई। आगे बात समझ में, कहाँ, तो हाइड्रोजन हटा दे, अगर 5 बन रहे हैं तो हाइड्रोजन हटा दे, क्या, ना 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 ना, कोई हिंड्रेंस नहीं, सब प्लेनर मॉलिक्यूल है। आगे बात समझ में,
तो यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को लर्न रहने चाहिए, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट आ जाइए, इधर आ जाएंगे सभी, और बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करो भाई। अगली बातें समझो, स्टेबिलिटी बतानी है भाई सबके अंदर, ठीक है। बहुत आराम से करेंगे। रूल याद है तुम लोगों को? क्या रूल था? पाई, ऑक्टेट और न्यूट्रलिटी। आ जाओ, सबसे पहले बताओ क्या ये कंपाउंड में पाई बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं? सर 2। आपको देखने नहीं है कि सच में कैनोनिकल हैं भी या नहीं, वो दिखाई दे रहे होंगे कि ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन है, नेगेटिव पॉजिटिव झूम रहा है कहीं, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ पाई बॉन्ड कितने चेक करे तुमने? 1। आंसर खत्म, आंसर खत्म भाई, ठीक है। माथा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, कितना पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है? 1। कितना पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है? पाई और पाई। जो बच्चा इसमें उलझ गया ना कि ये देखो लॉन पेयर देगा, आगे देगा, ये पीछे करेगा और ये सब बवाल करेगा, तो भैया फिर बेसिक से सीख। फिर चीज़ों को बहुत टाइम लगेगा और हम लोगों को टाइम को बचाना है। टाइम कैसे बचेगा? ट्रिक से। 1 पाई या 2 पाई। आगे बात समझ में? बोलो भाई। एक्सो एंडो सभी पाइस को यहाँ पर कैलकुलेट करना है आप लोगों को, ठीक है ना। अंदर हो या बाहर हो, पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। यहाँ आ जाओ, कितना पाई है बेटा? 1। यहाँ कितना पाई है? 1। ओके, वेट करो अब। अगला देखो, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा। न्यूट्रलिटी है? सर न्यूट्रलिटी दोनों में ही नहीं है। फिर देखो, यहाँ नेगेटिव चार्ज को कौन बियर करने वाला है? कार्बन। यहाँ नेगेटिव कौन ले रखा है बेटा? ऑक्सीजन। आगे बात समझ में? गेम समझ में आ गया भाई? आगे आ जा। यहाँ देख जरा, ये कार्बन है, प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन है। भाई हो सकता है कहीं चार्ज में ऊपर नीचे हो, बस आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो। यहाँ कार्बन पे प्लस है, यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस है। इस तक तो बाद में जाएंगे, पहले क्या देखना है? 1 पाई और यहाँ कितने पाई? 2 पाई। खत्म आंसर। आगे बात समझ में? अब देखो सारा गेम जो है इन्हीं पर केंद्रित हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अगला मैंने बोला, बताइए भाई कितने पाई है? 1, 2 और 1, 3 पाई है। यहाँ देखो 1, 2 और 1, 3। अच्छा एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा होगा, कहीं हो रहा है ना ब्रेक? सिंगल सिंगल एक साथ आ गए और 2 सिंगल एक साथ नहीं रह सकते, जीवन का नियम है। आगे बात समझ में? वैसे तो जीवन में 2 सिंगल एक साथ ही रहते नहीं, सिंगल सिंगल बहुत जल्दी सेपरेट हो जाते हैं, दुख भरी कहानी। CH सिंगल बॉन्ड और फिर से क्या आ जाएगा? सिंगल। तो समझ में आ रहा कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये फर्स्ट है और ये क्या है बेटा? सेकंड। जो लोग ये कहते हैं ना पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद बहुत बढ़िया सब मिल जाएगा, मैं उनके तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। आगे बात समझ में? मैं उनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जीवन को जीते हुए पढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पर बात बताइए मुझे, मेरे पास यहाँ पर कॉन्जुगेशन और रिंग कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल। रिंग कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देख रहे हो बस हवा है, बस कुछ नहीं है सर। ये क्या है सर? ये कोई सवाल है सर? लो सर, खत्म आंसर। बोलो मजा आ रहा है? अगला सवाल बताओ चलो। यहाँ प्लस चार्ज है, अच्छा यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है ही नहीं। यहाँ पाई बॉन्ड 1 है बेटा और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड 1 है, मतलब तू तो सबसे लास्ट में भाई, इसको सबसे पहले लिख लो, मतलब लास्ट वाला। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? इन दोनों में कंपेयर करते हैं। देखो भाई यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ भी प्लस चार्ज है। यहाँ पर जो प्लस है वो किस पर है? यहाँ पर जो प्लस है वो किस पर है? अब बताओ प्लस किस पर ज़्यादा स्टेबल होता था? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। इसका मतलब पहले थर्ड आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा? सेकंड। अरे गेम समझ में आया भाई? आसानी से समझ में आया? मुश्किल लग रही है? बताओ। आसानी से क्लियर है बेटा? ये बातें बहुत आसानी से आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चलो इसको नोट करना, मैं आगे वाले सवालों को पहले करा देता हूँ, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला आ जाओ। पहला सवाल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मुझे बताओ क्या इस कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? 1। इसमें कितना है? 1। इसमें कितना है सर? 1 भी नहीं। गेम तो समझ में आ गया होगा। सबसे कम कौन हो जाएगा बेटा? दी थर्ड वाला सबसे कम हो जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको? उसके बाद पहले दूसरे में लड़ाई करते हैं। अब इसमें देखा मेरे भाई, ये तो न्यूट्रल नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो मतलब समझ में आ रहा होगा गेम क्या है। हाँ या ना में जवाब दे दो यार, ईमानदारी से बताओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ देख रहे हो या ट्रिक की तरफ? ट्रिक की तरफ। सर सब में लगेगी, सब में लगेगी। 100% ट्रू है, खूब ट्रू है। अच्छे अच्छे लेवल के सवालों को इससे आप लोग सॉल्व करोगे, राइट। इधर आइए, आगे बताइए। ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, बहुत बढ़िया सर। अब क्या बात आ गई? अब बात सर सारा न्यूट्रलिटी क्या है? दोनों ही न्यूट्रल नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन वाला नेगेटिव मोर स्टेबल। अगला सवाल बताओ। ये ना बताता ना सारे अटकते, अगर ये सवाल में ना बताता तो सारे बच्चे अटकते। मुझे बताओ क्या सच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ये दोनों? आप कहेंगे हैं। क्यों हैं? क्यों हैं? क्योंकि सर सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल थी,
सही है भाई। अब देख ट्रिक काम आएगी, बिल्कुल ट्रिक नहीं रुकेगी। यहाँ कार्बन पर नेगेटिव, सल्फर पर नेगेटिव, नो डाउट सल्फर इज मोर स्टेबल, लेकिन उससे पहले क्या आ गया, पाई। अरे गेम समझ में आया, गेम समझ में आया बेटा। अगला देखो, यहाँ आ जाओ, अच्छा सवाल। इसको 1 2 3 मैंने दे दिया, अरेंज करना। देखो भाई ऑक्सीजन है, सिंगल है, नॉन पे। अच्छा पाई काउंट करो, 1 2, यहाँ काउंट करो 1 2, यहाँ काउंट करो 1 2, बहुत बढ़िया। मतलब पाई से तो नहीं होगा भाई। न्यूट्रल दोनों ही नहीं है, ऑक्टेट सबका पूरा होगा। आ जाओ इधर आ जाओ, फिर क्या रूल लगाए सर, एक बात बताओ, यहाँ न्यूट्रलिटी है पहले वाले में, है या नहीं? यहाँ इन दोनों में नहीं है, तो पहला वाला तो भैया सबसे ज़्यादा स्टेबल है, वो तो नंबर से परे हो गया, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इन दोनों में बात करते हैं सर, इसमें जो माइनस और प्लस का सेपरेशन, अरे प्लस कहाँ है? क्या लॉजिक है? मेरे हिसाब से प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ देख रहे हो आप लोग, अरे देखो ये पास पास है, ये क्या हो गया बेटा, दूर हो गए। कुछ बात बताई थी सर ने, क्या बताई थी? रेजोनेंस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कौन सा फैक्टर लग जाएगा? डिस्टेंस फैक्टर। कुछ तो बोलो, तो किसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? ऊपर वाले के अंदर। तो फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। बोलो गेम समझ में आएगा? बोलो भाई आबिक। कौन से वाले में? हाँ 50% कैसे कैलकुलेट कर रहा है? ये भी sp2 और ये भी sp2 है। नहीं, दोनों क्या है? sp2। ये sp होता तो तुम्हारा आंसर सही होता। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? डेटा क्लियर हो गया? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देख भाई, अगला सवाल देख के जल्दी से आंसर बताइए मुझे। अच्छा एक बात बताओ, ये न्यूट्रल है और 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ आ जाओ, 1 2 3 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो बराबर है सर। इसके बाद आता है सर ऑक्टेट, किसका पूरा? ऑक्टेट सबका पूरा है। न्यूट्रलिटी की बात करूँ तो पहला नंबर का तो भैया पहले नंबर वाला पहले ही रहेगा। क्यों भाई? सही बात, क्योंकि न्यूट्रल है, बाकी सभी क्या है? चार्ज है। आ जाओ 1 2 3। दक्षिणा तुम्हारे वाले डाउट्स चल रहे हैं कि सर कैनोनिकल में स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? आगे बताओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बताओ। चलो मुझे बताओ, यहाँ पर पाई बॉन्ड बराबर है, तो हम लोग फिर किसकी तरफ मूव करेंगे? ऑक्सीजन। अच्छा चार्ज भी ऑक्सीजन पर ही आ रहा है, फिर अब क्या करें भाई? क्या देखते थे? क्या देखेंगे बताओ? अरे भाई सबसे पहला फैक्टर क्या होता था? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के क्या बाद क्या देखते थे हम लोग? ऑक्टेट। फिर क्या देखते थे? न्यूट्रलिटी। फिर क्या देखते थे? कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन देखना, क्या कॉन्जुगेशन सबका बराबर है? सर सबका बराबर चल रहा है। इसके बाद क्या देखते थे? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का तो भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। फिर क्या देखते थे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या देखते थे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। और डिस्टेंस फैक्टर से सवाल अब सॉल्व होने वाला है। बताओ चलो, यहाँ पर देखूँ तो चार नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन कम है, मतलब आंसर आ रहा होगा भाई आप लोगों का। यहाँ पर जो ये सेकंड है और जो मैं बोलता हूँ फोर्थ है, इनकी स्टेबिलिटी बराबर हो जाएगी किससे? थर्ड से। गेम समझ में आया नहीं आया? ईमानदारी से बता दो भाई। ये जो 3 लगे हैं ये किस फैक्टर से लगे हैं बेटा जी? डिस्टेंस फैक्टर से। मजा आ गया भाई? बोलो भाई पक्का? तो यहाँ तक कोई दुख दर्द किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अच्छा सवाल था, आसानी समझ में आ गया। DLL बताना है। अरे सर ये बेसिक सवाल ना पूछा करो हमसे सर। बताओ जरा, ये वाले जो लॉन पेयर हैं दोनों, ये DL है या L है? L है। ये वाले L है या DL है? DL है। ये बताओ भैया L या DL? DL। ये वाला बताओ L या DL? L। ये बताओ भाई DL या L? DL सर, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है मुझे। ये वाला L। ये वाला बताओ DL। बहुत सुंदर आंसर, क्योंकि सर यहाँ से डीलोकलाइज हो रहा होगा। ये बताओ L। DL कैसे बोल दिया भाई? लॉन पेयर सिंगल, लॉन पेयर सिंगल सिंगल। आगे बात समझ में? यहाँ आ जा, DL L DL। बहुत सुंदर आंसर, इफेक्टिवली आप लोगों ने आंसर सीख लिया। अगला सवाल का आंसर बताओगे तो अतिशय प्रिय होंगे भाई सभी बच्चे। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे मूव करो। बस छोटी बातें पूछते हैं, मुश्किल तो हम लोग पूछते ही नहीं है भाई। जीवन का नियम बना रखा है, समझा के पूछेंगे, ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी आप लोगों से परेशान करने के लिए पूछ लेंगे। सवाल क्या था? सवाल क्या था? स्टेबिलिटी। कौन बच्चा आंसर देगा? सोचो सोचो सोचो। हम तो ये कह रहे हैं पहला ज़्यादा स्टेबल है, सेकंड, बस मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे।
मैं पहला पूछ रहा हूँ और दूसरा, मतलब पहले दूसरे में से ही पूछ रहा हूँ कौन ज़्यादा स्टेबल है। और तुम यहाँ इंडक्टिव लगाओ, रेजोनेंस लगाओ, कुछ भी लगाओ, मुझे आंसर चाहिए। 2000 विद पहला वाला। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो जो कह रहे हैं सर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो कह रहे हैं जी पहला आंसर है। निकुंज जल्दी बता दे, पहला या दूसरा। अनमोल कह रहे हैं फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, और अनमोल कह रहे हैं फर्स्ट। और यहाँ कितने कह रहे हैं भाई? रेजर हैंड 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, अच्छा 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, 10 बच्चों का समर्थन है इसके प्रति, बहुत बढ़िया। जो कह रहे हैं बी इज द राइट आंसर सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11। और बताओ भाई ऑनलाइन वाले जल्दी, सेकंड 12 13। जल्दी जल्दी बताओ यार। बाकी जो कुछ नहीं कह रहे क्या मतलब है भाई? सर हम आपके साथ हैं सर। चलो देखो भैया, यहाँ कन्फ्यूजन है बच्चे को। सुनो सुनो, अगर तुम इस पर इंडक्टिव लगाते, कौन सा लगाते? इंडक्टिव, तो तुम क्या आंसर देते? सर आपने सिखाया है माइनस को माइनस ज़्यादा स्टेबल करता है, सिखाया है। तो सर ये वाला क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। अरे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, माइनस आई ज़्यादा होता होगा ना, तो यहाँ से ये खींचेगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। और अभी अभी सर ने कुछ पढ़ाया था, तुम्हारा नाम क्लोरीन है, तुम्हारे पास बेटा वीकेंड डी ऑर्बिटल है, सही है क्या? वीकेंड डी ऑर्बिटल होने की वजह से तुम इसके इलेक्ट्रॉन को खींचोगे अपनी तरफ और बना लोगे पार्शियली डबल। डबल बनाने के बाद पाई बॉन्ड की रेजोनेंस क्या होती है? ज़्यादा। और पियोन से मैंने बता दिया कि फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। गेम समझ में आया? पक्का? अरे हाँ है ना। तो अकॉर्डिंग टू रज्जो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन। गेम समझ में आया कि नहीं आया? सर कंफ्यूज हो गए सर, कौन सा आंसर सही करें? तो देखो ट्रिक याद करो, सुनो। अमर है इंडिया, अगर कहीं इंडक्टिव से और रेजोनेंस से अलग अलग आंसर आए तो विच वन इज प्रायोर? कौन, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है बेटा जी? आप क्या कहेंगे? सर रेजोनेंस इज मोर प्रायर देन इंडक्टिव। अमर एरोमेटिक, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, जो कि एक ही बात होती है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। आगे बात समझ में? देन रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटेड ओवर द इंडक्टिव। पूछो क्या पूछ रहे हो? हाँ पढ़ा था, वो रेजोनेंस में पढ़ा था ना, रिंग के ऊपर। जब आज शाम को पढ़ाएंगे प्लस आर माइनस आर, तब सिखाएंगे कि जो हेलोजन होते हैं और एक ग्रुप है CH3CO, इन दोनों ग्रुप का इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस। ठीक है बेटा, वो आज की इवनिंग वाली क्लास में होगा जब टाइप ऑफ द रेजोनेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी रेजोनेंस का 40% काम हो गया है, शाम वाली क्लास में 100% हो जाएगा। ठीक है, और शाम वाली क्लास में बहुत बम्बार्डिंग होने वाली है, सवाल होगी, बहुत धुरंधर सवाल जो है आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। बहुत ध्यान से इसको नोट कर लें भाई आराम से, और इसको साथ के साथ लगा लें भाई शीट को। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।